Swayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। ये मेरा भारतीय न्याय संहिता नए आपराधिक कानून 2023 का 6th लेक्चर है। इसका टाइटल है, इस छठे लेक्चर का टाइटल है तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यह आपराधिक विधि के अंतर्गत एक स्थापित सिद्धांत है जिसको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा है तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। भूल मिस्टेक इज आल्सो कंसिडर्ड एज गुड डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। आपराधिक विधि के अंतर्गत भूल से किया गया कार्य भी एक बचाव हो सकता है। कब, किन परिस्थितियों में? इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 14(14) के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। और यह लैटिन सूत्र पर, जिस लैटिन सूत्र पर आधारित है वह है, उसको भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप स्क्रीन पर देखें, लैटिन मैक्सिम है इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया जोरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। ये लैटिन फार्मूला है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया जोरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। ये लैटिन मैक्सिम है। इंग्लिश इसका अर्थ ये है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ ज्यूरिस मीन्स होता है लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हिंदी अर्थ इसका है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। व्यक्ति का गलत विश्वास, तथ्य की भूल का मतलब कि यह गलत विश्वास किसी तथ्य के विद्यमान होने या न होने का। तो तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। वैसे जब कोई व्यक्ति आपराधिक आशय के साथ कोई दोषपूर्ण कार्य करता है और क्षति होती है तो वह अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये अपराध की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। परंतु यदि कोई भी कार्य सद्भावपूर्वक कार्य किया जाए, सद्भावपूर्वक पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किए गए कार्य में यदि कोई व्यक्ति इस गलत विश्वास के साथ कि वास्तव में वह तथ्य, जिस तथ्य के होने का उसे आभास न हो, और इस विश्वास के साथ कि वास्तव में वह तथ्य नहीं है और पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य करता है, फिर भी अगर कोई दोषपूर्ण कार्य घटित हो जाए तो दूषित आशय के अभाव में किया गया दोषपूर्ण कार्य अपराध नहीं माना जाता है। अपराध के लिए जो सबसे परम आवश्यक तत्व है वह है गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन। तो अपराध के 4 तत्वों में एक तत्व अगर अनुपस्थित है वह है दूषित आशय। व्यक्ति है, दोषपूर्ण कार्य भी हुआ है, क्षति भी हुई है, लेकिन एक तत्व जो दूषित आशय है, दुराशय है, उस दुराशय के न होने से, दूषित आशय के न होने से उस व्यक्ति के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य को और हुई क्षति को कानून माफ कर देता है, क्षम्य कर देता है। इसी बात को धारा 14 के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के अंतर्गत इसी बात को किस रूप में लिखा गया है। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आप देखें, मैंने धारा 14 ऊपर लिखा हुआ है और इस धारा 14 की बात को मैंने संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अपने को विधि द्वारा विधितः बाध्य समझता हो और तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण वह सद्भावपूर्वक कार्य करता है। तो इसमें 3 तत्व धारा 14 का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को 3 बातें साबित करनी होगी न्यायालय के समक्ष। पहला, तो वह व्यक्ति वह कार्य करने के लिए विधितः बाध्य है, लीगली बाउंड है। दूसरा,
तथ्य की भूल के कारण वह कार्य हुआ, न कि विधि के भूल के कारण। और तीसरा, पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ, अर्थात वह कार्य सद्भावपूर्वक किया गया। दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है कि एसपी के आदेश पर सिपाही के द्वारा गोली चलाना, और यदि कोई दोषपूर्ण कार्य भी हो जाता है, किसी को क्षति भी हो जाती है, तो वह कार्य क्षम्य है। इसी बात को धारा 14 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड विथ इन गुड फेथ। अर्थात कोई बात अपराध नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 यह प्रावधानित करती है कि कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो वह अपने को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य समझता हो और तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक करता है। मैंने आपको बताया कि धारा पहले ये भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 के अंतर्गत 76 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया था। सेम उसी प्रावधान को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अंतर्गत लाके रखा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अपने आप को उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध समझता हो और वह कार्य तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक कार्य के दौरान हुआ हो। तो 3 शब्दावली इसमें ध्यान छात्रों को रखना है। एक तो एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट। दूसरा, एक्ट मस्ट हैव बीन डन ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। एंड तीसरा है कि वह कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो, दैट एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन गुड फेथ। सद्भाव पूर्वक किया गया हो अर्थात वह कार्य पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया है। चूंकि ये साधारण अपवाद के अंतर्गत दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत दिया गया है, तो स्वाभाविक है ऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसलिए इस धारा में लिखी गई बात का लाभ लेने के लिए सदैव स्वाभाविक है इस धारा में लिखी गई बात का लाभ अभियुक्त ही लेगा। तो इसलिए साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि उसके द्वारा किया गया कार्य पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ गुड फेथ में किया गया और वह कार्य करने के लिए विधितः बाध्य था। और तीसरी बात कि वह कार्य ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण किया गया है, न कि विधि के भूल के कारण। जैसे ही ये 3 बातें अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित की जाएंगी, वैसे ही न्यायालय इन 3 बातों के साबित होने पर अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर देगा, चाहे वह व्यक्ति हत्या ही क्यों न किया हो। अगर अभियुक्त के ऊपर किसी हत्या किए जाने का आरोप है और हत्या ऐसी परिस्थिति में की गई, मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की गई है किसी कांस्टेबल के द्वारा कि वह कांस्टेबल भीड़ पर उस समय गोली चलाया है जब पुलिस अधीक्षक के द्वारा हिंसक भीड़ को रोकने के लिए बार बार पुलिस अधीक्षक अनाउंसमेंट कर रहा है, लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहा है कि भीड़ शांति व्यवस्था बनाए रखे, भीड़ कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखे, कानून अपने हाथ में न ले। और इसके बावजूद भी बार बार अनाउंसमेंट के बावजूद भी यदि भीड़ उग्र हो जाती है और पुलिस बल पर हमला कर दे, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में यदि कांस्टेबल या पुलिस बल ऐसी भीड़ पर गोली चलाता है तो और कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो पुलिस बल को, कांस्टेबल को या जिन लोगों ने गोली चलाई है भीड़ पर, उनको जिस धारा में बचाव प्राप्त होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, वो धारा है 14। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया, इसमें लिखा है कि अ पर्सन लीगली बाउंड टू डू दैट, जहाँ पर व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध, अर्थात कानून ने ऐसे व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी, कर्तव्य आरोपित किया है। विधि मतलब कानून ने एक ड्यूटी इम्पोज किया है कि यह व्यक्ति इस रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है। अब इसको दृष्टांत के माध्यम से देखें, इस पर महत्वपूर्ण केस क्या है
धारा 14 पर। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने केस लिखा है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह एंड अदर्स। अब इसमें तथ्य क्या था कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह की केस में तथ्य यह है कि ग्रामीणों के द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश पर सिपाही के द्वारा गोली चलाई गई और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के दोषमुक्ति के निर्णय को सही ठहराया गया। अब इस केस के तथ्य को विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूं कि इस वाद में घटना क्या घटित हुई कि शिवमंगल सिंह एवं अन्य उनके पुलिस बल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीणों की हत्या के लिए अभियोजन लाया गया था, अभियोजित किया गया था। इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अराजक तत्व, असामाजिक तत्व गांव में छिपे हुए हैं और शिवमंगल सिंह अपने पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस बल पर एक सहायक पुलिस कमिश्नर के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया जिससे उनके सर में काफ़ी चोटें आईं, जिसे सहायक पुलिस कमिश्नर को चोटग्रस्त देखते हुए के ऊपर हमला देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब इस मामले को जब ट्रायल कोर्ट में लाया गया, हाई कोर्ट में लाया गया, तो ये साबित करना था अभियुक्तों को, चूंकि इन लोगों की विरुद्ध एफआईआर थी। अब न्यायालय में साबित करना था कि क्या भारतीय, उस समय तो ये चूंकि मामला आईपीसी के अंतर्गत था, तो क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत जो बचाव उपलब्ध है पुलिस अधिकारियों को, क्या वह लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने माना कि जिन परिस्थितियों में गोली चलाई गई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेशों के पालन में अगर लॉफुल आर्डर भी था, आदेश विधिपूर्ण इसलिए था कि बार बार पुलिस ने चेतावनी दिया, उसके बावजूद भी भीड़ हिंसा पे उतारू थी, इसलिए सद्भावपूर्वक या उचित सावधानी एवं सतर्कता के परिणाम स्वरूप कार्य किया गया और तत्पश्चात पुलिस के द्वारा ग्रामीणों पर गोली चलाई गई, जिससे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अतः यह धारा 76 के सभी कंटेंट को, सभी आवश्यक तत्व को पूर्ण करता है। अतः अभियुक्त के द्वारा किए गए कार्य को अपराध से मुक्त किया जाता है और धारा 76 का लाभ दिया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण केस है। इसमें नेक्स्ट देखें, मैंने लिखा है, इसको स्क्रीन पर आप देखें। तथ्य की भूल क्षम्य है दृष्टांत के माध्यम से कि एक पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश के वारंट पर अभियुक्त वाई को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, परंतु जेड को गिरफ्तार कर लेता है। यही दृष्टांत दिया हुआ धारा 76 के अंतर्गत। बचाव तभी जब सद्भावपूर्वक अर्थात उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया है। मैंने इसको उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल, 20 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर अगर 40 वर्ष के व्यक्ति की गिरफ्तारी करना, यह डिफेंस नहीं मिलेगा। हमने लिख दिया नो डिफेंस। अर्थात जहां पर न्यायालय के द्वारा निर्गत किए गए गिरफ्तारी वारंट के पालन में अगर कोई पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और अभियुक्त की उम्र वारंट में लिखी गई है 20 वर्ष और पुलिस गिरफ्तार करके 40 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाती है उसी घर से, उसी स्थान से, तो यह किसी भी हालत में पुलिस अधिकारी के द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य नहीं माना जाएगा, गुड फेथ में किया गया कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। इसलिए कि पुलिस अधिकारी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वारंट में अगर 20 वर्ष की उम्र लिखी हुई है तो 40 वर्ष, उसी नाम के 40 वर्ष को गिरफ्तार करके लाना, यह उचित सावधानी एवं सतर्कता से किया गया कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि एज का बहुत डिफरेंस है, 20 और 40 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य को तथ्य की भूल का बचाव नहीं मिल सकता है कि ये तथ्य का मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया
कि उन्होंने 40 साल वाले को 20 वर्ष समझ लिया और इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार करके लाया है। तो यहाँ पर यह बचाव उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, स्क्रीन पर देखें, विधि की भूल क्षम्य नहीं है क्यों? इसको मैंने स्क्रीन पर लिखने का प्रयास किया है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अपराध करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति विधि की भूल का बचाव लेगा, और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि विधि जब भी लॉ बनाई जाती है तो उसका कानून, उस कानून का, जैसे अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता बना है, जो जितने 3 आपराधिक कानून बने हैं, आपने देखा होगा कि इन 3 आपराधिक कानूनों का संसद में पूरी विस्तृत चर्चा हुई। संसद में चर्चा होने के पहले स्टेक होल्डर से ओपिनियन ली गई। पूरे देश में जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विश्वविद्यालय स्तर पर, केंद्रीय संस्थानों में सभी लोगों से सजेशन इनवाइट किए गए थे कि क्या आपके सुझाव होंगे अगर नए आपराधिक कानून में संशोधन किए जाएं तो। इस पूरे विचार विमर्श के पश्चात संसद में चर्चा का होना, और फिर चर्चा के पश्चात विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा अपने मतों को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति के पश्चात दिन संसद के द्वारा पारित कराना और गैजेट में प्रकाशित करना, 2023 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात वो 1 जुलाई 2024 को लागू करना, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि कानून की पब्लिसिटी, कानून पर ड्यू डिबेट, और इसलिए कि जिससे कि भारतीय जनमानस को यह जानकारी हो सके कि भारत की संसद ने 3 नए कानून बनाए हैं। इसीलिए इसको इतना विस्तार से चर्चा किया गया, प्रकाशन किया गया, मीडिया पब्लिसिटी की गई। और इतने के बावजूद भी अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि मुझे अपराध की जानकारी नहीं है, अपराध करने के पश्चात वो कहे कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वह अपराध है, इस बात की जानकारी नहीं है। तो विधि का चूंकि प्रकाशन, विधि का डिबेट, संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर चर्चा होती है, उसका प्रकाशन होता है। इसी उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है गजट में, समाचार पत्रों में, कि जिससे देश की जनता, देश की नागरिक कानून के विषय में अवगत हो सकें और वो समझ सकें कि संसद ने कौन सा कानून बनाया है, जिससे कि कोई व्यक्ति बचाव न ले सके कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि जो मैंने काम किया है यह अपराध है। इसलिए अपराध की भूल, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून की भूल जो वह क्षम्य नहीं है। अगर इसको क्षम्य घोषित कर दिया जाए, अगर यह प्रावधान कर दिया जाए कि कानून की भूल भी क्षम्य होगी, तो प्रत्येक अपराधी और कानून तोड़ने वाला व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ये कहेगा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वास्तव में कोई इस प्रकार का कानून बनाया गया है। तो इसी उद्देश्य से विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया गया है, यही कारण है। अब नेक्स्ट आते हैं, इस पे महत्वपूर्ण केस देखें कि विधि की भूल क्षम्य नहीं। इस पर 2 मैंने केस लिखा हुआ है। एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, और दूसरा केस लिखा है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1966। अब ये 2 केस मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, AIR 1965 का है। यह तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, इस पर यह महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह विधि की भूल पर बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस वाद में वास्तव में घटना क्या घटित हुई कि एमएच जॉर्ज नाम का व्यक्ति, जो स्विट्जरलैंड से मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए आ रहा था, और जिस हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा था उस हवाई जहाज़ में न तो उसने घोषणा किया था कि उसके पास गोल्ड, उसके पास सोने हैं, जबकि प्रत्येक फ्लाइट में यह रहता है कि उसके, हर व्यक्ति को यह डिक्लेयर करना होता है कि उसके साथ कौन कौन सी सामग्री है, कितने किलोग्राम का उसका वेट है, उसके साथ ये सब घोषणा करना होता है। परंतु एमएच जॉर्ज जो जहाज़ से यात्रा कर रहा था
और जैसे ही भारत में वो जहाज़ कुछ यात्रियों को लेकर के जब वह यहाँ पर उसे यात्रियों को छोड़ने के लिए लैंड की, तो कस्टम अधिकारियों के द्वारा शक किए जाने पर सर्च किए जाने, तलाशी लिए जाने पर एमएच जॉर्ज के पास से सोना पाया गया, गोल्ड पाए गए। उस सोने की और भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1965 में ही एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत से बाहर सोना का ले जाना और भारत में किसी विदेश से सोना लाना, दोनों एक्सपोर्ट अथवा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इलीगल है। लीगल तब होगा जब सरकार की पूर्ण अनुमति से इसको एक्सपोर्ट किया जाए या इंपोर्ट किया जाए। जैसे ही एमएच जॉर्ज का सर्च किया गया, तलाशी ली गई, तो इनके सोने को जब्त कर लिया गया और पासपोर्ट अधिकारियों के, कस्टम अधिकारियों के द्वारा इनके सोने को जब्त करने पर जब उन्होंने न्यायालय में इनके विरुद्ध जब मुकदमा चला, तो न्यायालय में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत में इस प्रकार का कोई कानून है जिसमें भारत में सरकार की अनुमति के बिना सोना लाना और ले जाना ये अपराध है। अतः अभियुक्त चूंकि विदेशी नागरिक है, इसको इस आधार पर क्षम्य कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि इसे भारत में वह कार्य अपराध है, उसकी जानकारी उसको नहीं है। परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये एक प्रचलित सिद्धांत, मान्य सिद्धांत है और कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, वह इस आधार पर बचाव नहीं ले सकता कि उसे भारतीय कानून के विषय में जानकारी नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह देश उससे अपेक्षा करता है कि वह व्यक्ति उस देश के कानून को जरूर जानता होगा। अतः विधि की भूल क्षम्य नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण केस इसमें जो नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है, वह किस रूप में है, मैंने इसको पहले भी बताया था कि जहां पर एक अनाज का व्यापारी लाइसेंस प्राधिकारियों से लाइसेंस अप्लाई करने के पश्चात गेहूं के अनाज को व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। नाथूलाल के विरुद्ध बिना लाइसेंस के गेहूं की अधिक मात्रा का भंडारण करने का, स्टोर करने का के लिए अभियोजित किया गया था कि इन्होंने बिना लाइसेंस के गेहूं अनाज का व्यापार भी कर रहे हैं और भंडारण भी कर रहे हैं। अभियुक्त का यह तर्क कि उसने लाइसेंस प्राधिकारियों के समक्ष लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और इस विश्वास से कि उसको लाइसेंस मिल जाएगा, उसने अपना व्यापार जारी रखा। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में निर्णित किया कि चूंकि यहाँ पर विधि की भूल नहीं है, उसने विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, इस विश्वास में कि लाइसेंस उसे मिल जाएगा और उसने अपना व्यापार जारी रखा, इसलिए इसमें उसका दूषित आशय नहीं है और यह विधि की भूल नहीं है। अतः इस आधार पर इस मामले में नाथूलाल को दूषित आशय के अभाव में, आपराधिक आशय के अभाव में उस अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। तो यह एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है इस केस पर। अब देखें, इसमें दो अंग्रेजी केस हैं, दो इंग्लिश केस हैं। मैंने लिखा है आर बनाम प्रिंस और दूसरा लिखा है क्वीन बनाम टाल्सन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पर। अब इसमें आर बनाम प्रिंस पर ये लिखा है मिस्टेक ऑफ लॉ और आर बनाम टाल्सन की केस में लिखा है बाइगेमी का मामला है और ये गुड फेथ में कार्य किया गया था। चूंकि ये दोनों केस भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ पर आधारित हैं, तो इस केस का जिक्र किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। आर बनाम प्रिंस के मामले में चूंकि हेनरी प्रिंस, इसमें प्रिंस जो है हेनरी प्रिंस उसका नाम है, उसे इंग्लैंड में ऑफेंसेज अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट 1854 के अंतर्गत एक 16 वर्षीय बालिका को उसके माता पिता की अनुमति के बिना संरक्षण से बाहर जाने के लिए अभियोजित किया गया था।
अब इसने जो बचाव लिया था वह मिस्टेक ऑफ लॉ था, और मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। मैंने ठीक इसके पहले भी एक व्याख्यान में मैंने बताया था, इस केस का उदाहरण किया था कि किसी व्यक्ति का यह गलत विश्वास कि 16 वर्षीय बालिका देखने में 18 वर्ष की प्रतीत हो रही थी, और इसलिए सद्भावपूर्वक विश्वास के साथ कि वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है उसको ले गया, यह मिस्टेक ऑफ लॉ है। विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अतः हेनरी प्रिंस को उस बालिका के अपहरण के लिए, किडनैपिंग के लिए, व्यपहरण के लिए दोषी पाया गया। आर बनाम टाल्सन के मामले में इसके विपरीत था। आर बनाम टाल्सन के मामले में टाल्सन को उसके पति के द्वारा द्विविवाह के लिए अभियोजित किया गया था, परंतु इसमें उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। ये जो मामला है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने कार्य किया, अतः उसको दूषित आशय के अभाव में और तथ्य की भूल के कारण टाल्सन को छूट दी गई और उसे दोष मुक्त किया गया। तो ये दोनों मामले दो अलग अलग बिंदुओं पर हैं। टाल्सन की केस में मैंने जैसा कि अभी ठीक इसके पहले व्याख्यान में बताया था कि इंग्लैंड में भी एक कानून है और भारत में भी है कि जिस किसी भी व्यक्ति के विषय में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक समय से न सुना जाए, लॉ प्रिज्यूम करती है, विधि अवधारित करती है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कानून की नज़र में वह व्यक्ति मर चुका है जिसके विषय में 7 वर्ष अथवा अधिक समय से जीवित होना न सुना गया हो। टाल्सन की केस में भी श्रीमती टाल्सन का विवाह मिस्टर टाल्सन के साथ हुआ था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात उसके पति ने उसे छोड़कर और व्यापारिक कार्यों के लिए जहाज़ से, पानी की जहाज़ से जाता है। उसे सूचना मिलती है कि उस जहाज़ में सभी सवार यात्री मारे गए और 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष होने वाला था, और इस विश्वास के साथ कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं है, श्रीमती टाल्सन ने दूसरा विवाह कर लिया और जिससे विवाह किया उसको भी उसने बताया था। तो यहाँ पर तथ्य की भूल भी है। वह यह समझते हुए कि अब वह इस दुनिया में उसका पति नहीं है और जिस शिप से, पानी की जहाज़ से वह उसका पति जा रहा था, उसमें सभी सवार यात्री मारे गए। इस तथ्य की भूल के कारण उसने दूसरे पुरुष से विवाह किया, यह बताते हुए कि वह विधवा उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो न्यायालय ने माना कि ये ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे उस तथ्य के, उसके पति के जीवित होने का विश्वास नहीं था और इस विश्वास के साथ उसने दूसरा विवाह किया है। अतः उसका आशय जो है वह दूषित आशय नहीं है। तो इस आधार पर उसे उस अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं एक आता है एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। एक तो एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू, एंड दूसरा है एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायोचित कार्य और विधि काबद्धता के अधीन किए गए कार्य। अब एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ को, इसको देखें स्लाइड स्क्रीन पर, मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि न्यायालय के आदेश पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन। न्यायालय के आदेश पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया जाना यह विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य है। दृष्टांत मैंने दिखा है कि ब को उस समय धक्का देता है जब ब स पर प्रहार कर रहा था, और वास्तव में पता चला कि ब को उस समय धक्का दे देता है जब ब स पर प्रहार कर रहा था, जिससे कि ब के सिर में चोट आ जाती है, जबकि वास्तव में ब और स किसी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। अब ब के विरुद्ध मुकदमा दायर करता, आपराधिक केस दायर करता है। यहाँ पर इस मामले में यद्यपि फिल्म शूटिंग के दौरान ब और स आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं या वह उस फिल्म का एक भाग है, परंतु इस बात की जानकारी, उस तथ्य की मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इस तथ्य की जानकारी को नहीं थी कि वास्तव में शूटिंग हो रही। को ऐसा विश्वास हुआ कि ब जो है वह स पर प्रहार कर रहा है, स पर हमला कर रहा है, और स को उस हमले से बचाने के लिए ब को धक्का दे देता है दूसरी दिशा में कि यह स पर प्रहार न कर पाए, हमला न कर पाए, जिससे कि उसके सर में चोट आती है।
तो यहाँ पर के द्वारा किया गया कार्य जो है वह जस्टिफाइड बाय लॉ है। कानून हर किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समक्ष हमलावर किसी के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेगा या घोर क्षति कारित कर देगा, तो कानून यह अधिकार प्रदान करती है कि हमलावर की मृत्यु भी कारित कर दी जाए तो वह जायज़ है, न्यायोचित है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और आईपीसी के अंतर्गत भी दिया गया था। तो यहाँ पर जब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जान माल की रक्षा करने के लिए या अन्य किसी व्यक्ति की जान की सुरक्षा, जान, शरीर या संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए जब हमले का आशय मृत्यु या घोर उपहति हो, तो हमलावर की मृत्यु कारित करना वह क्षम्य है, जायज़ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ब को धक्का देता है तो के द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है, क्योंकि उसका दूषित आशय नहीं है, वह उसका दूषित आशय नहीं है, इसीलिए उसके कार्य को न्यायालय द्वारा जस्टिफाइड बाय लॉ मानते हैं, न्यायोचित कार्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को हत्या के मामले में फांसी की सज़ा सुनाना, मृत्युदंड की सज़ा सुनाया जाना, और उस मृत्युदंड की सज़ा सुनाए जाने पर उस मृत्युदंड को क्रियान्वयन करने के लिए जब व्यक्ति को रस्सी बांध करके उसको ही इज़ हैंग टिल डेथ, जब उसको फांसी एग्जीक्यूट किया जाता है, कैपिटल डेथ पेनाल्टी इम्पोज की एग्जीक्यूट की जाती है, तो जो व्यक्ति एग्जीक्यूट करता है, जो व्यक्ति फांसी पर चढ़ाता है और वह न्यायालय के आदेशों के अनुवर्तन में अपराध कार्य कर रहा है, इसलिए वह कार्य जस्टिफाइड बाय लॉ है, विधि द्वारा न्यायोचित है। अतः उसके द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। अब इस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इस बात को लिखा गया कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब ऐसा कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण विधि द्वारा न्यायोचित कार्य है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। अब इस पर दो महत्वपूर्ण केस है, उस केस को देखते हैं। विधि द्वारा न्यायोचित कार्य क्षम्य है, एक्ट जस्टिफाइड बाय, मतलब कार्य जिसको कानून ही न्यायोचित मानती है, कानून की नज़र में वह कार्य जस्टिफाइड है, न्यायोचित माने गए हैं। वे कार्य कौन कौन से हैं? जैसे इस दृष्टांत के माध्यम से इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस पर दो केस हैं, इसको स्क्रीन पर आप देखें कि विधि द्वारा न्यायोचित कार्य क्षम्य है। मैंने स्लाइड के माध्यम से ये दो केस इसमें लिखा हुआ है। एक केस राज कपूर वर्सेज लक्ष्मण, AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक पिक्चर फिल्म आई थी, सत्यम शिवम सुंदरम नाम की एक फिल्म थी, उसके प्रसारण पर आपत्ति को लेकर के ये केस महत्वपूर्ण है। और दूसरा केस है किरण बेदी बनाम कमेटी ऑफ इंक्वायरी, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट। दो केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है इस पे। अब इसको विस्तार से इसके तथ्य को देखते हैं। जो राज कपूर हैं, ये फिल्म निर्माता हैं। राज कपूर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अश्लील, मतलब ऑब्सीन पिक्चर को प्रमोट करने के लिए सुसंगत धाराओं में आपराधिक अभियोजन पंजीकृत किया गया था। परिवाद शिकायतकर्ता इसमें लक्ष्मण है। शिकायतकर्ता लक्ष्मण के द्वारा राज कपूर फिल्म निर्माता के विरुद्ध हिंदू जनमानस और अश्लील चित्र प्रकाशित करने के लिए फिल्म के माध्यम से संबंधित धाराओं में मुकदमे अभियोजन दर्ज किए गए थे। इनका आरोप था, शिकायत में लक्ष्मण के द्वारा शिकायत की गई कंप्लेंट पे, जिसको हम परिवाद बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया कि राज कपूर के द्वारा निर्मित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के कुछ भाग ऐसे हैं जिससे
हिंदू जनमानस की आस्था प्रभावित होती है और इसमें नग्न अश्लील चित्रण किया गया है। अतः इस फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दिया जाए। अब परिवाद इन्होंने दाखिल किया। राज कपूर के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बचाव लिया गया कि जो कुछ भी उन्होंने कार्य किया है, सत्यम शिवम सुंदरम जो मूवी बनाई है, उस मूवी के लिए जो भारत का सेंसर बोर्ड है, जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जहां से फिल्म को प्रमाणित किया जाता है कि ये एडल्ट मूवी है या इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल है, ये इस प्रकार का जो सेंसर बोर्ड जो प्रमाण पत्र देता है, राज कपूर का ये तर्क है कि सत्यम शिवम सुंदरम जो मूवी उन्होंने बनाया है फिल्म निर्माता के रूप में, उसको इन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड के समक्ष प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किया और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को एडल्ट मूवी की श्रेणी में नहीं रखा और ये प्रमाण पत्र दिया कि इसमें ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिससे कि समाज का कोई भी व्यक्ति इसको नहीं देख सकता है। अतः इस फिल्म को प्रकाशित किया जाए। सामान्यतः किसी भी फिल्म को प्रकाशित करने के पहले एक कानूनी विधिक प्रावधान है, एक बाध्यता है कि कोई भी फिल्म निर्माता केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से, सेंसर बोर्ड से अनुमति लेने के बाद, प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उस फिल्म का प्रसारण करता है। तो राज कपूर का ये कहना था कि उन्होंने सद्भावपूर्वक पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ उस फिल्म को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा कि केंद्रीय एजेंसी इसको देख ले और देखने से अगर केंद्रीय एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रमाण पत्र दे दे तो हम इसे प्रकाशित करें, प्रसारण के लिए दें। और सेंसर बोर्ड के द्वारा उस फिल्म को राज कपूर को वापस करने पर राज कपूर ने उसे प्रसारित किया, पूरे देश में वह फिल्म प्रसारित की जाने लगी। अतः इस रूप में राज कपूर के द्वारा कोई अपराध नहीं कारित किया गया, क्योंकि उनका जो कार्य है वह जस्टिफाइड बाय लॉ है। लॉ ने जस्टिफाई किया है और लॉ कौन सा है? वह है सेंसर बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि इनका जो कार्य है, जो पिक्चर मूवी है, यह न्यायोचित है, न्यायसंगत है, दिखाया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायत परिवाद खारिज किए जाने योग्य है, इसको खारिज कर दिया जाए। न्यायालय के द्वारा राज कपूर फिल्म निर्माता के तर्क को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि यह जो एक्ट है, राज कपूर का सेंसर बोर्ड से फिल्म प्रसारण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, यह जो कार्य है विधि द्वारा न्यायोचित है। अतः इस फिल्म के प्रसारण पर किसी प्रकार का कोई रोक लगाना अनुचित होगा। तो यह केस एक ये हो गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केस थी और बहुत ही। दूसरा इसमें जो केस मैंने लिखा है, आप देखें स्क्रीन पर, वह है किरण बेदी बनाम कमेटी ऑफ इंक्वायरी कमेटी AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। ये भी इस पर बहुत ही लीडिंग केस है, एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ पर। इस वाद में जो तथ्य हैं उसको संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूं। किरण बेदी दिल्ली की पुलिस डिप्टी पुलिस कमिश्नर होते हुए एक मामला आया कि दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बच्चों और वकीलों में कुछ विवाद हो गया। बच्चों ने इसकी शिकायत तत्कालीन पुलिस थाने में किया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और अधिवक्ता के हाथ में हथकड़ी लगा करके पुलिस थाने में लाती है। इस बात की जानकारी होने पर 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में है, 30 हजारी कोर्ट में अधिवक्ताओं की जैसे जानकारी हुई कि उसके एक अधिवक्ता मित्र को पुलिस हथकड़ी लगा करके पुलिस थाने में बैठाई है। इससे आक्रोशित होकर के अधिवक्ताओं का एक समूह पुलिस थाने पर पहुंचता है और अपने साथी मित्र अधिवक्ता को वहां से जबरदस्ती बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करता है। अधिवक्ताओं का एक समूह तत्कालीन पुलिस अधिकारी किरण बेदी से मिलने का प्रयास करता है, परंतु किरण बेदी पुलिस अधिकारी
अधिवक्ताओं से मिलने से मना कर देती हैं, जिससे अधिवक्ता और उद्वेलित हो जाते हैं और अधिवक्ताओं और पुलिस में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। दोनों में संघर्ष हो जाता है और वह संघर्ष हिंसा का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति बेकाबू होता देख करके किरण बेदी के द्वारा पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वह अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दें। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने पर उसमें कई अधिवक्ता जख्मी हो गए। अब अधिवक्ता बनाम पुलिस का मामला होने पर अधिवक्ताओं ने 30 हजारी कोर्ट से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक तत्कालीन पुलिस अधिकारी किरण बेदी और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक अधिवक्ता न्यायालय की कार्रवाइयों से विरत रहेगा, न्यायालय की कार्रवाइयों से अलग रखेगा। अब इस प्रकार का मामला देख करके न्यायपालिका और पुलिस के बीच अधिवक्ता और पुलिस के मध्य इस रिफ्ट को देख करके, विवाद को देख करके एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। किरण बेदी के विरुद्ध एक इंक्वायरी कमेटी गठित हो गई और इंक्वायरी कमेटी ने किरण बेदी को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि आपने क्यों ऐसी कार्रवाई की, आपके विरुद्ध क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए। किरण बेदी ने इंक्वायरी कमेटी के समक्ष जाने से अपने आप को मना कर दिया। अब किरण बेदी का तर्क यह था कि जो कुछ भी उन्होंने कार्य किया वह कार्य न्यायोचित विधि द्वारा न्यायोचित है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। क्योंकि अधिवक्ता को थाने लेके आना और अधिवक्ता को पुलिस के द्वारा पकड़ कर लेके आना, चूँकि छात्रों ने शिकायत किया था पुलिस में कि अधिवक्ता जो है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बच्चों के साथ लड़ भिड़ रहा है, तो पुलिस ऐसी शिकायत पर अधिवक्ता को जो गिरफ्तार करके लाती है, यह पुलिस ऐसा कार्य करने के लिए लीगली बाउंड है। और चूंकि अधिवक्ताओं से न मिलना, किरण बेदी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिवक्ताओं से न मिलना यह उनके कार्य की अधिकता को देखते हुए, वह उसमें व्यस्त थी, अन्य कार्यों में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको अन्य मीटिंगों में जाना था, इसलिए वह अधिवक्ताओं को समय नहीं दे पाई और जो कुछ भी उन्होंने कार्य किया वह विधि द्वारा न्यायोचित है, जस्टिफाइड है। अब इस मामले को देख करके उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ये स्वीकार किया कि जो कुछ भी कार्य किया गया पुलिस के द्वारा वह न्यायोचित था, जस्टिफाइड था। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के द्वारा किया गया बल प्रयोग यह न्यायोचित है, विधि सम्मत है। तो इस रूप में ये दो केस जो है एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक एक्ट जो है लीगली बाउंड बाय लॉ और दूसरा एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। अब दोनों में प्रायः अंतर ये जो आता है कि धारा 14 का लाभ किसको मिलेगा, धारा 17 का लाभ किसको मिलेगा और धारा 15 का लाभ किसे मिलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14, 15, 16, 17 4 ऐसी धाराएं हैं जिसमें एक्ट को जस्टिफाइड बाय लॉ घोषित किया गया, जो विधि द्वारा न्यायोचित कार्य हैं उनको क्षम्य किया गया। लीगली बाउंड जो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य घोषित किया गया। जो जुडिशियल एक्ट हैं, न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य घोषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर कि यदि न्यायाधीश के द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुवर्तन में या विधि के लॉ के विधिक दायरे में रहते हुए अगर न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया है तो न्यायाधीश का वह कार्य पूर्णतः क्षम्य है। न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए न्यायाधीश के द्वारा हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाया जाना और जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं कह सकता कि न्यायाधीश के द्वारा यह मृत्युदंडादेश का सज़ा सुनाया जाना यह अपराध है। जुडिशियल एक्ट जो है वह प्रोटेक्टेड है, क्षम्य है, न्यायाधीश के द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य घोषित किया गया है।
तो धारा 14 और धारा 17 के अंतर्गत जो एक्ट विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और विधि द्वारा न्यायोचित एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, इन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जहाँ पर किसी विधिक सुपीरियर, किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को पालन में कोई अधीनस्थ अधिकारी कार्य संपादित करता है और पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य करता है, तो वह धारा 14 का बचाव ले सकता है। और ऐसा कार्य जो समाज की नज़र में उचित है और समाज का कोई भी व्यक्ति आगे आकर के किसी की जान बचाने के लिए या किसी के संपत्ति बचाने के लिए कार्य करता है, जिसे विधि में न्यायोचित ठहराया गया है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो उसके कार्य को धारा 17 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे पुलिस अधिकारी एक्स को गिरफ्तार करने जाती है और वास्तव में वाई, और एक्स को गिरफ्तार करने जाती है, वाई को गिरफ्तार करके लेके आती है, तो पुलिस के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि वह तथ्य की भूल के कारण वह एक्स को ही वाई, मतलब वाई को ही एक्स समझ बैठी और वह गिरफ्तार करना था एक्स को और वाई को गिरफ्तार करके लेके आई। तो ऐसी स्थितियों में तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है या एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ का बचाव पुलिस अधिकारी के द्वारा लिया जा सकता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन एक शब्दावली मैंने जैसा कि आपको बताया, उसमें एक और भी लिखा हुआ कंपोनेंट है, वह है सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, अर्थात पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया कार्य। और उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया कार्य तब माना जाएगा, मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर उम्र का डिफरेंस है तो पुलिस का जो कार्य है वह सद्भावपूर्वक किया गया कार्य नहीं माना जाएगा, उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे ही जहाँ पर एक व्यक्ति को उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ख पर प्राणघातक हमला हुआ है, उस हमले को बचाने के लिए क हमलावर की मृत्यु कायित कर देता है। यहाँ पर क के द्वारा किया गया कार्य विधि द्वारा न्यायोचित माना जाएगा। और ऐसे किसी भी कार्य को करने में अगर कोई भी क्षति हो जाए, इवन यहाँ तक कि अगर हमलावर की मृत्यु भी कायित कर दी जाए, तो ऐसे कार्य को न्यायोचित माना गया है और छूट प्रदान की गई है, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा की भावना से लोग आगे आकर के न केवल अपने जान माल की रक्षा करें, बल्कि लोगों के जान की और संपत्ति की रक्षा कर सकें। सामाजिक सुरक्षा की भावना से कोई भी व्यक्ति आगे आकर के अगर इस प्रकार का कार्य करता है, तो विधि ऐसे कार्यों को न्यायोचित ठहराती है। तो ये हो गया धारा 14 और धारा 17 के मध्य अंतर हो गया। इसको प्रारंभ में मैंने जैसा बताया, पहले यह आईपीसी की धारा 76 और 79 के अंतर्गत दिया गया था। धारा 76 और 79 के अंतर्गत विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त कार्य दोनों दिया गया था। उसी प्रावधान को वर्तमान में आपराधिक कानून बीएनएस 2023 की धारा 14 और 17 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अब जो धारा 14 के अंतर्गत जो बात लिखी गई है कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के अनुवर्तन में को लागू करने में अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है। इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी के सभी अवैध आदेशों को मानने के लिए अधीनस्थ अधिकारी बाध्य है। वरिष्ठ अधिकारी अगर सुपीरियर अथॉरिटी जो है, वरिष्ठ प्राधिकारी के द्वारा दिए गए अवैध आदेश को मानने के लिए अधीनस्थ अधिकारी बाध्य नहीं है। अगर अवैध आदेशों के पालन में अगर वह कार्य करता, अधीनस्थ अधिकारी कार्य करता है, तो धारा 14 का बचाव ऐसे अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जहां पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा
अपने मातहत पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि जो किसान हैं और शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, उस शांतिपूर्वक भीड़ पर एसपी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यदि कांस्टेबल गोली चलाता है और किसान की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कांस्टेबल के कार्य को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 का बचाव प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये जो आदेश है, प्रत्येक आदेश धारा 14 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड नहीं है। वही आदेश प्रोटेक्टेड हैं जो लॉफुल आर्डर हैं, विधिपूर्ण आदेश हैं। अनलॉफुल आर्डर के लिए धारा 14 के अंतर्गत प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, संरक्षण नहीं दिया गया है। तो धारा 14 का लाभ लेने के लिए यह साबित करना होगा न्यायालय में कि जो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था, वह आदेश लॉफुल था, विधिपूर्ण था। और विधिपूर्ण आदेश तब कहा जाएगा जब इस प्रस्तुत मामले में जब किसानों की जो भीड़ है वह अगर हिंसक हो जाए और हिंसक हो जाने पर वह कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के तोड़-फोड़ करने पर उतारू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अधीक्षक आदेश देता है उस भीड़ पर गोली चलाने के लिए और वहाँ पर गोली चलाई जाती है, किसान की मृत्यु होती है, तो यह कार्य तो क्षम्य है। परंतु अनलॉफुल आदेश शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने वाले किसान की भीड़ पर यदि गोली चलाए जाने का आदेश दिया जाता है, तो यह आदेश अनलॉफुल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। और अवैध आदेश के परिणाम स्वरूप घटित मृत्यु के लिए न केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उत्तरदायी होगा, बल्कि उसके आदेशों के पालन में सिपाही भी, कांस्टेबल भी जिसने गोली चलाई है, वह भी उस किसान की हत्या के लिए अभियोजित और दंडित किया जा सकेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वह कांस्टेबल अगर अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को मानने से इनकार कर देता है, तो वह धारा 14 के अंतर्गत लाभ ले सकता है। वह कह सकता है, उसे प्रोटेक्शन मिल सकता है कि वह अवैध आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है कि उसने अनुशासन तोड़ा है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश को अवहेलना किया है, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, परंतु उसका कार्य जस्टिफाइड माना जाएगा, न्यायोचित माना जाएगा, क्योंकि उसने अवैध आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए ये धारा 14 के अंतर्गत सभी प्रकार के आदेश जो है सुरक्षित नहीं है। लॉफुल आर्डर ही केवल बचाव में मिलेंगे, अनलॉफुल अवैध आदेश को किसी भी रूप में बचाव उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी बात मैंने जो आपको बताया कि ये जो भी जनरल डिफेंसेज हैं, सामान्य प्रतिरक्षाएं हैं, धारा 14 का लाभ लेने के लिए, धारा 17 का लाभ लेने के लिए, यह सभी डिफेंस हमेशा अभियुक्त को मिलती है। जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया गया है धारा 14 के अंतर्गत या धारा 17 के अंतर्गत, साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी अभियुक्त पर होगा जो धारा 14 या धारा 17 का बचाव लेना चाहता है। तो ये भी एक बात ध्यान में रखनी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अभियुक्त को, और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और आदेश बड़े वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर इन्होंने गोली चलाई है, तो उस आदेश को धारा 14 के दायरे में लाने के लिए धारा 14 के जो भी आवश्यक तत्व हैं उसको साबित करना आवश्यक होगा, और साबित करने का भार उसी कांस्टेबल पर होगा, उसी पुलिस अधिकारी पर होगा। शिवमंगल सिंह की केस में मैंने आपको बताया कि वह बहुत फिट केस है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी ही जख्मी हो रहा है और पुलिस अधिकारी पर प्राणघातक हमला हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों पर गोली चलाने के लिए आदेश नहीं देता, तो संभव था कि पूरे पुलिस टीम पर जो है ग्रामीण जो है हल्ला बोल करके उनमें प्रहार करते, हमला करते, और हो सकता है कि अन्य पुलिस कर्मी भी मारे जाते। यह देख करके ही उसमें तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसमें ग्रामीणों की मृत्यु हो गई। तो उसके उस कार्य को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 के अंतर्गत बचाव दिया गया। तो ये मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था कि सभी आदेश संरक्षित नहीं हैं, केवल
वैध आदेश, लॉफुल ऑर्डर ही धारा 76 के अंतर्गत और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हैं। सभी इसमें प्रोटेक्टेड नहीं हैं। धारा 17 के अंतर्गत भी वही कार्य क्षम्य हैं जो जस्टिफाइड बाय लॉ हैं। तो अमूमन जो है इन दोनों धाराओं में जो प्राइवेट व्यक्ति है वह धारा 79 का लाभ ले सकता है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विधि ने उसे अधिकार दे रखा था वह कार्य करने के लिए, जैसे प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावर ब्लासंग करने के लिए, रेप करने के लिए किसी महिला पर अटैक करता है तो हमलावर की अगर वह मृत्यु कारित कर दे तो यह कार्य उसका न्यायोचित है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। और यहाँ पर कार्य के अंतर्गत लोप भी सम्मिलित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लीगल जैसे कांस्टेबल का घटनास्थल पर उपस्थित होना और उसे उस अपराध को करने में सहायता उपलब्ध कराना, वहाँ से घटनास्थल से हट जाना, तो ये भी कांस्टेबल को भी उस ड्यूटी से विमुख होने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के अंतर्गत इसी लैटिन फार्मूला को प्रावधानित किया गया है। प्रायः प्रारंभिक परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। अब वर्तमान में जो क्वेश्चन बनेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 से कि भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, सिद्धांत को प्रावधानित किया गया है। तो सेक्शन 14 को याद रखना जरूरी है। और विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य क्षम्य है, यह भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। न्यायाधीशों द्वारा किए गए कार्य को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है, ये पहले धारा 77 और 78 में दिया गया था, अब वर्तमान में इसको धारा 15 और 16 में दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। मैंने इसमें आपको विस्तार से 2 केस बताए, दोनों जो धारा 14 पर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का भी कानून बना है, 2025 चल रहा है और 2 वर्षों में कोई आपराधिक मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। तो अभी भी छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए यह आईपीसी के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ना होगा और धारा 14 और धारा 17 पर वही केस होंगी जो आईपीसी 1860 के अंतर्गत, जो मैंने आपको एक केस बताया शिवमंगल सिंह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, राज कपूर बनाम लक्ष्मण का केस मैंने बताया, किरण बेदी बनाम इंक्वायरी कमेटी का केस मैंने आपको बताया। ये सारी जो केस लॉज हैं ये आज भी प्रासंगिक हैं। तथ्य इनके, अगर इस प्रकार के तथ्य वर्तमान में आएंगे तो उन समान तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय इन्हीं धारा 14 और 15 के अंतर्गत इस मामले को कवर करते हुए, लाते हुए और प्रोटेक्शन देगा, संरक्षण प्रदान करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यह धारा 14 और धारा 17 के मध्य जो अंतर है, इसमें लिखी गई बात, सद्भावपूर्वक किया गया कार्य कब कहा जाएगा, इसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। और इस पे जितने भी लीडिंग केस लॉज हैं, 14 और धारा 15 के जो आवश्यक तत्व हैं, इंग्रेडिएंट हैं, वो भी मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और इस विश्वास उम्मीद के साथ कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में आप निश्चित रूप से लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।